अध्याय 47। नीलामी जारी है। इसका सीधा मतलब ये था कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि गहरी थी और वह कम प्रोफाइल रखना पसंद करता था। वह संभवतः एक छिपा हुआ विशेषज्ञ था। दूसरी मंजिल पर बहुत सारे लोगों के बीच एक विशेष बालकनी थी और वहां बहुत ही स्त्री और आकर्षक छवि वाली एक महिला बैठी थी। उसके शरीर के आकार बहुत अच्छे थे और ओलिवर की तरह वह किसी भी तरह का जोश नहीं बिखेर रही थी। यहाँ तक कि ओलिवर ने भी उसकी ओर नहीं देखा क्योंकि उसे पहले उसकी ओर से किसी की नज़र का एहसास नहीं हुआ था। अंधेरे चेहरे वाली महिला ने आह भरते हुए खुद को संभाला। ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ये महिला कोई और नहीं बल्कि जेना सुलिवान थी। और अभी वह ओलिवर के बारे में सोच रही थी। प्रारंभ में वह कबीले द्वारा आमंत्रित किए जाने और विभिन्न कलाकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने पर इस नीलामी में आई थी। वहाँ कुछ विशेष कलाकृतियाँ होने वाली थीं जिनके लिए वह बोली लगाना चाहती थी। वह नीलामी में जल्दी पहुँच गई और अचानक वह भी नीलामी हॉल में शामिल हो गया। सफ़ेद मुखौटा, काली टोपी। वह अधिक संदिग्ध नहीं लग सकता था। हालांकि उसका पहनावा उसके स्तर के अनुरूप था, फिर भी वह उसे आसानी से पहचान सकी। क्यों? क्योंकि यह मूर्ख बच्चा अपने कपड़े बदलना भूल गया। उसने बिल्कुल वही किमोनो पहना था जो उसने तब पहना था जब वे मिले थे। उसने अपना सिर हिलाया। अगर उस दिन किसी ने उसे देखा होता तो वे उसे आसानी से पहचान लेते। यह अच्छा था कि वह अपने कबीले की सीमाओं के भीतर था, इसलिए उसे श्रेष्ठ के रूप में उसकी तलाश नहीं करनी पड़ी। सबसे बुरी बात यह हो सकती थी कि अगर उसने कोई चाल चली तो कबीले से उसे सज़ा मिल सकती थी। अगर उसने ऐसी लापरवाही बाहर की दुनिया में की होती जहां हर तरह के लोग व्याप्त थे, तो अगर उसने किसी तरह उन्हें ठेस पहुंचाई तो वे उसका सिर काटने में संकोच नहीं करेंगे। क्या वह और भी मूर्ख हो सकता है? उसने आह भरी। कम से कम उसने अभी भी वह क्वांटम डार्कनेस का आवरण पहना हुआ था जो उसने उससे पिछली बार लिया था। नहीं, मैं उसकी बातों में नहीं पड़ूंगा। उसका इस मजाकिया लड़के से जुड़ने का कोई इरादा नहीं था। कोई इस्पेरा नहीं। खुलेआम अपने से ताकतवर लोगों को चुनौती दे रहा है, बाहर निकलने का झांसा दे रहा है। उससे न उलझना ही बेहतर था, नहीं तो मुसीबत में पड़ने पर वह भी खींच सकती थी। उसने अपना दिमाग मजबूत किया और मंच की ओर देखा जहां नीलामीकर्ता अंततः माइक्रोफोन लेकर पहुंचा था। नीलामीकर्ता एक युवा और आकर्षक महिला थी। उसने बिंदास कपड़े पहने थे और उसका मेकअप भी बुरा नहीं था। ये सब दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए किया गया था। देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये वार्षिक नीलामी है जो हर साल इसी समय के आसपास यहाँ होती है। यहाँ नियम काफ़ी सरल हैं। किसी भी अन्य नीलामी की तरह, यदि आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो बस निर्दिष्ट राशि के साथ अपनी बोली बढ़ाएं। वह रुकी और आगे बढ़ने से पहले दर्शकों की ओर देखने लगी। और निश्चित रूप से कोई भी व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे यकीन है कि अनुभवी सभी लोग पहले से ही इसके बारे में जानते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए ध्यान दें कि आप मिस्टिक पर्च कबीले की सीमाओं के अंदर हैं, इसलिए यदि आप अनुचित कार्य करते हैं तो परिणामों से निपटने के लिए तैयार रहें। बाकी आप सभी काफ़ी समझदार हैं। तो फिर बिना देर किए नीलामी शुरू करते हैं, उसने प्रसन्न स्वर में कहा और एक बटन दबाया और रोशनी मंच पर केंद्रित हो गई। कोट और पैंट पहने एक आदमी धातु की ट्रॉली के साथ मंच में प्रवेश किया। उसने तेजी से मंच के केंद्र में रखी मेज पर एक कांच का डिब्बा रख दिया। और हमारा पहला आइटम यह मूनस्टोन पाइप है। यदि आपको शांति की आवश्यकता है या अधिक फोकस की आवश्यकता है तो एक उत्कृष्ट विकल्प। शुरुआती बोली 400,000 नेडेन से शुरू होगी। 500,000, 900,000, 1,200,000, 1,500,000। नीलामीकर्ता के रुकते ही लोगों ने बोली लगाना शुरू कर दिया। उपकरण के बारे में सोचते हुए ओलिवर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ये कहा जा सकता है कि नीलामी कर्मचारियों ने कलाकृतियों के बारे में विवरण प्रदान नहीं किया। ये संभव था कि खरीद के बाद विवरण का खुलासा किया जाएगा या केवल कुछ वस्तुओं का ही उचित वर्णन किया जाएगा। नीलामी के दौरान आइटम को केवल संक्षेप में पेश किया जाएगा,
बाकी बोली लगाने वाले की वस्तु के सही मूल्य को पहचानने और उस वस्तु को पहचानने वाले अन्य लोगों के खिलाफ बोली लगाने की क्षमता पर निर्भर था। यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया होता तो द मूनलाइट पाइप वाद्य प्रकार से संबंधित एक कलाकृति थी और संभवतः इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को शांत प्रभाव प्रदान करने के लिए चंद्रमा की ऊर्जा को खींचने की क्षमता है। इतना ही, यह आइटम 33 नंबर द्वारा 4 मिलियन नेडेन में खरीदा गया है। आप नीलामी के बाद अपना आइटम एकत्र कर सकते हैं। बधाई हो। नीलामीकर्ता ने उस व्यक्ति को बधाई दी और अगले आइटम की ओर बढ़ गया। अगला आइटम, इसे द ग्लो ऑफ द स्लेव कहा जाता है और यह एक शुद्धिकरण उपकरण है जो मध्यम श्रेणी के राक्षसों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। इसे फोर्जिंग एसोसिएशन के वरिष्ठ लोहारों में से एक द्वारा तैयार किया गया है। शुरुआती कीमत 1 मिलियन नेडेन होगी। 1,300,000, 1,400,000, 1,700,000, 1,950,000, 2,500,000। जमकर बोलियां लगी। उपस्थित मेहमानों में से कोई भी फोर्जिंग एसोसिएशन के एक वरिष्ठ जालसाज द्वारा तैयार किए गए भूत भगाने के उपकरण को छोड़ना नहीं चाहता था। ओलिवर को उपकरण में रुचि थी लेकिन उसने बोली नहीं लगाई। वह इससे भी बेहतर किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि ये चीजें काफी अच्छी थी, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जो वह चाहता था। नीलामी जारी रही और ओलिवर बस इंतजार करता रहा। वहां कई बेहतरीन वस्तुएं थीं, कीमती जड़ी बूटियों से लेकर रहस्यमय हथियार और कलाकृतियां तक। किसी भी चीज की कमी नहीं थी, यहां तक कि उन्हें मुफ्त जलपान की भी पेशकश की गई। एक और बात जो उन्होंने नोटिस की वह ये थी कि दूसरी मंजिल पर किसी भी व्यक्ति ने अभी तक किसी भी चीज पर बोली नहीं लगाई थी, जिसका मतलब था कि या तो उनके विचार भी उनके जैसे ही थे या उनके पास प्रदर्शित होने वाली वस्तुओं के बारे में विशेष उन्नत जानकारी थी। अब हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और नीलामी का चरण 2 उसके बाद होगा। इसके साथ ही कुछ लोग धीरे धीरे तितर-बितर हो गए और चले गए, जबकि कुछ रुके रहे। ये स्पष्ट था कि वे जानते थे कि दूसरा चरण बड़े शॉट्स के लिए होगा और बोलियां निस्संदेह बहुत महंगी होंगी। इसलिए रुकना समय की बर्बादी थी। उसने देखा कि निचली मंजिल पर काफी संख्या में लोग जा चुके थे और अब ये काफी कम था। ऊपरी मंजिल पर बालकनियों में लोग अभी भी बैठे थे, जाहिर तौर पर दूसरे चरण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसने शांति से कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाए और आह भरी। सच्ची नीलामी शुरू होने वाली थी। वस्तुएं भयानक होने वाली थीं। उन्हें यकीन था कि वहां उत्कृष्ट चीजें होंगी जो उन्हें लोटपोट कर देंगी। कहानी खत्म। अलविदा।